नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 29 जनवरी 2023। दिन है रविवार। हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जोर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, यूजर्स की शिकायतों को इग्नोर अब नहीं कर पाएंगी फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां। 1 मार्च से काम शुरू कर देगी 3 सरकारी समितियां। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई शिकायत अपीलीय समितियां जो है 1 मार्च 2023 से अपना काम शुरू कर देगी। वही इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण जो मंत्रालय उसने शनिवार को जानकारी यहाँ पर दी है। वे कहते सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियम 2021 में संशोधन के तहत शुक्रवार को यहाँ पर 3 शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित यहाँ पर किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मध्यवर्ती कंपनियों के अनुरोध और तकनीकी जरूरतों के अनुरूप जरूरी ट्रांजिशन पीरियड को ध्यान में रखते हुए शिकायत अपीलीय समितियां इस नोटिफिकेशन के 1 महीने यानी मार्च से काम जो है वो यहाँ पर करने लगेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की खैर नहीं, 1 फरवरी से सड़कों पर दिखी तो होगी जब्त। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां के खिलाफ 1 फरवरी से यहाँ पर अभियान जो है वो चलेगा। अगर पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियां सड़कों पर अगर नजर आई तो उन्हें जब्त कर दिया जाएगा। 10 साल शासन की सख्ती के बाद नोएडा अथॉरिटी ने ये कदम यहाँ पर उठाया है और जब्तीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 6 टीमें यहाँ पर बनाई है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2022 को परिवहन विभाग की तरफ से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा चुका है। वही नोएडा अथॉरिटी के प्रशासन जो है डॉक्टर सियाराम वर्मा ने उन्होंने यहाँ पर जानकारी यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि अवधि पूर्ण हो चुकी 1,19,000 वाहनों को नोटिस यहाँ पर इसमें भेजा गया है, जिसमें 23 सरकारी गाड़ियां भी शामिल है जो नियमों का अनदेखी यहाँ पर कर रहे हैं। बता दें आपको कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्क्रैप पॉलिसी घोषित की गई थी, लेकिन इस पॉलिसी के प्रति दिलचस्पी न दिखाने के बाद ये निर्णय परिवहन विभाग की तरफ से यहाँ पर लिया गया। इसके तहत नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में यूपी 16 से यहाँ पर यूपी 16 जेड से शुरू होने वाले वाहन इन 15 साल पुराने वाहनों की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो गोवा में बिना इजाजत टूरिस्ट की फोटो लेने पर पाबंदी, सरकार की गाइडलाइन हुई है जारी। गोवा में टूरिस्ट की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर यहाँ की सरकार ने नई एडवाइजरी जो है वो जारी की है। इसमें कहा गया है कि टूरिस्ट के साथ उनके सोलो फोटो खींचने से पहले उनसे इजाजत यहाँ पर जरूर ले ले, खासकर जब वो धूप में यहाँ पर लेटे हो या फिर समुद्र में मस्ती यहाँ पर कर रहे हो। वही सरकार का कहना है कि सिर्फ पर्यटकों की निजता का सम्मान यहाँ पर हो सकेगा। वह नई एडवाइजरी में गोवा में ओपन प्लस में यहाँ पर जो ओपन प्लेस है उसमें खाना पकाने को भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ऐसा करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। वही बीच पर यहाँ पर जो बीच है उस पर शराब पीने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। वही सरकार ने चट्टानों और खतरनाक जगहों पर सेल्फी न लेने को कहा है ताकि बड़े हादसों को रोका जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए राहत की खबर देखिए। 30 और 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल टली। हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बंद रहने वाले थे बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुंबई में हुई 16 बैठक में यहाँ पर सहमति के बाद 30 और 31 जनवरी को होने वाली 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित कर दी है। इससे पहले कई बैंक यूनियंस ने 30 और 31 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की थी। वैसे हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन यानी 28 से 31 जनवरी तक बैंक बंद रहने वाले थे। 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे। वही 28 को चौथा यहाँ पर शनिवार और 29 को रविवार होने की वजह से बैंक बंद है। वही जो ABI जो है उसके महासचिव की ओर से यहाँ पर बताया गया है कि बैंक कर्मचारी जो है उनकी 5 मांगे हैं। पहली, बैंकिंग और यहाँ पर वर्किंग कल्चर में सुधार और बैंकिंग पेंशन को अपडेट किया जाए और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या NPS को खत्म किया जाए। उसके अलावा वेतन रिवाइज किया जाए, सभी कैडरों पर भर्तियां यहाँ पर की जाए। ये उनकी मांगे यहाँ पर थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 30% महंगा होगा केबल और DTH का बिल, टीवी ऑपरेटर्स ने जताई है नाराजगी। अब कोर्ट सुनवाई करेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने टीवी चैनलों के प्राइसिंग को लेकर एक नया टेलीप ऑर्डर दिया है। यह आदेश सभी DTH और केबल ऑपरेटरों के ऊपर 1 फरवरी से लागू होगा। वह ट्राई के इस आदेश के लागू होने के साथ ही सभी कंज्यूमर्स को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि 1 फरवरी के बाद DTH और केबल बिल में 30% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑपरेटर्स को डर है कि OTT चैनलों के
बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो ओटीटी चैनल है उनके बढ़ने के बाद केबल ऑपरेटर के कंज्यूमर कम हुए हैं। वह ट्राई के हालिया ट्रैफिक ऑर्डर है उससे यहाँ पर इसमें वर्दी देखने को मिल सकती है। वह ट्राई के इस आदेश से टीवी ऑपरेटर्स ने नाखुशी जाहिर की है। वह ऑपरेटर्स इस आदेश को लेकर केरल हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, जिस पर आगे की सुनवाई जो है यहाँ पर जो है वो 8 फरवरी को होगी। सूत्रों का कहना है कि केबल ऑपरेटरों ने एक कंज्यूमर फ्रेंडली सोल्यूशन मिलने तक नए टैरिफ रूल्स को रोकने के लिए ट्राई से संपर्क यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो स्मार्टफोन की बिक्री को लेकर आ रही है बड़ी खबर। दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री घटी। बीते साल में भारत में 9% और चीन में 14% कम बिके हैं स्मार्टफोन। बीते साल दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। दो सबसे बड़े मोबाइल मार्केट में शुमार में चीन और भारत में ये स्थिति यहाँ पर रही है, लेकिन भारत और चीन के मुकाबले जो गिरावट है, जो भारत में यहाँ पर चीन के मुकाबले गिरावट जो है कम आई है। दरअसल काउंटर पॉइंट ऑफ मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 के दौरान स्मार्टफोन की बिक्री 2021 की तुलना में 9% घट गई। वही 15.2 करोड़ स्मार्टफोन भारत में बिके, यानी 15 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन भारत में बिके। ये गिरावट मुख्य रूप से एंट्री लेवल और बजट सेगमेंट के फॉर्म में रही। वह इस दौरान प्रीमियम सेगमेंट की बिक्री में बढ़ोतरी यहाँ पर जारी रही। स्मार्टफोन की कुल बिक्री में हिस्सेदारी पहले डबल डिजिट यानी 11% पर पहुंच गई है। मार्केट आय में 30,000 रुपये से ज्यादा के स्मार्टफोन की हिस्सेदारी भी बढ़कर 35% हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वही सबसे बड़े मार्केट जो मोबाइल मार्केट है, चीन में लगातार 5वें साल स्मार्टफोन की बिक्री घटी है। बीते साल 14% गिरावट के साथ स्मार्टफोन बिक्री दशक के स्तर पर आ गई। वही सभी बड़े ब्रांड की बिक्री में गिरावट रही। बिक्री में 3% घटने के बावजूद एप्पल ने ओप्पो को पछाड़ते हुए चीन में दूसरा स्थान जो है वो हासिल कर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान योजना पर सामने आई है बड़ी जानकारी। बिहार के 16 लाख किसानों को नहीं मिलेगी किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 13वीं किस्त है वो 26 जनवरी से पहले किसानों के खाते में आ जाएगी, लेकिन अब इसके बजट के बाद ही आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की तरफ से केवाईसी और भू लेख सत्यापन को लेकर लगातार जो जागरूकता है वो अभियान चलाया जा रहा है। वह अभी तक देश के यहाँ पर करोड़ों किसानों की तरफ से केवाईसी और भू लेख सत्यापन और बैंक खाते के आधार शीटिंग का काम पूरा नहीं किया गया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्य आयुक्त ने यहाँ पर जानकारी दी थी कि राज्य में 33 लाख से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से यहाँ पर किसानों के नाम काटे गए हैं। वे यही कारण था कि किसानों की तरफ से केवाईसी और भू लेख का सत्यापन काम पूरा नहीं कराया गया था। ऐसी जानकारी यहाँ पर बिहार से सामने आ रही है। दरअसल बिहार में जागरूकता अभियान चलने के बावजूद अभी तक 15,83,000 के आसपास आधार शीटिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया गया है। वह राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 83 लाख के आसपास है। मई 67 लाख किसानों ने ही यहाँ पर आधार कार्ड के जरिए जो सत्यापन और केवाईसी को जो है पूरी कराई है। बाकी किसान जो है उन्होंने ये केवाईसी नहीं कराई है। माना जा रहा है कि इनको उनके खाते में यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो नहीं जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए आई है मौज। बजट 2023 में होगी अहम घोषणाएं। देश में आम बजट पेश होने में महज अभी 2-3 दिन का यहाँ पर समय बचा। ऐसे में खबरों का बाजार जो है अभी गर्म है। वही हर सेक्टर के लोग बजट से यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। विभाग के सूत्रों का दावा है कि इस बार बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की चांदी होने वाली है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी को लेकर चार्जिंग पॉइंट तक की व्यवस्था करने वाली है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व पोल्यूशन की समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा ध्यान सरकार दे रही है। इससे पहले कई प्रदेशों ने राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो खरीद है उसके ऊपर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। वह जानकारी के मुताबिक बजट 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के लिए अहम माना जा रहा है। बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है। ये नहीं, चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर भी कुछ ठोस नीति बनाई जा सकती है, क्योंकि बजट 2022 में वित्त मंत्री ने ईवी बैटरी को लेकर अहम पॉलिसी बनाई थी। साथ ही देश के बड़े शहरों में चार्जिंग पॉइंट्स में इजाफा करने की बात भी यहाँ पर कही थी। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यहाँ पर कई कार्यक्रमों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट्स में इजाफा की घोषणा वो भी कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों को दी है बड़ी सौगात। अब 2 सगी बहनों में से एक की पढ़ाई होगी फ्री। उत्तर प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई की चिंता माता पिता को करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भी घर में 2 बेटियां हैं और बेटी की पढ़ाई, अगर अब यहाँ पर 2 बेटियां हैं तो एक बेटी का जो खर्च है पढ़ाई का वो सरकार उठाएगी।
दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही 2 सगी बहनों में से एक की पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है वो सरकार देगी, जिसका मतलब यह है कि 2 में से एक बहन की फीस योगी सरकार देगी। वह अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रावधान जो है वो किया जाएगा। इससे प्रदेश के अंदर लाखों अभिभावकों को राहत यहाँ पर मिलेगी। वह कुछ समय पहले सीएम योगी ने कहा था कि अगर प्रदेश की सभी प्राइवेट स्कूलों में 2 सगी बहनें पढ़ रही है तो उनके अभिभावकों को स्कूल प्रशासन से एक बेटे की फीस माफ करने की गुजारिश करनी चाहिए। अगर स्कूल प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो ये संभव नहीं होता। तो एक बेटे की पढ़ाई की खर्च का जो फीस है वो राज्य सरकार उठाएगी। वह बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अगले वित्त वर्ष में बजट में इसे शामिल करने का प्रपोजल जो है वो तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा है और प्रपोजल मंजूर होने के बाद इस योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दी है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी। महंगाई भत्ते में 4% की गई है बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने नई घोषणा की है। दरअसल सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही है। वह राज्य के 5 लाख नियमित कर्मचारियों और महंगाई भत्ता का यहाँ पर ये फायदा जो है वो उनको मिलेगा। बता दें आपको कि ये बड़ा हुआ जो भत्ता है वो जनवरी के वेतन से जुड़कर ही मिलेगा। वह ये घोषणा है, इसे लेकर वित्त विभाग ने आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। बता दें आपको कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो वही राज्य जो सरकार है वो राज्य कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दे रही है। इसके अलावा पेंशनरों को 33% महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में 5% कम है। वही शिवराज सिंह सरकार ने यहाँ पर ये घोषणा की थी। वही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले यहाँ पर शनिवार को मध्य प्रदेश के नूरा जो में खास कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि वह सभी शिक्षकों के प्रति आदर यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ के शिक्षकों का आदित्य कार्य जो है वो प्रदेश को प्रेरणा यहाँ पर देगा। वही शिवराज सरकार ने इसकी घोषणा इसके साथ यहाँ पर की है। आपको बता दें कि इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मध्य प्रदेश में होगा। अगर यहाँ पर सरकार की ओर से ये डीए जो है वो बढ़ा दिया गया है, अब इससे यहाँ पर कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।